जय हिंद बच्चों। आइए नए चैप्टर की बात करते हैं। आज एक और प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी जेईई एडवांस के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। हर साल इस पर एक ना एक क्वेश्चन निश्चित आता ही है। मैंने देखा है हर साल इसके ऊपर एक ना एक क्वेश्चन फर्स्ट या सेकंड पेपर किसी में भी एक में जरूर प्रायिकता का क्वेश्चन आया है। एक आध बार दो क्वेश्चन भी आए हैं फर्स्ट पेपर में भी और सेकंड पेपर में भी। प्रायिकता के क्वेश्चन ऐसे आसान है, क्वेश्चन का आंसर आसान है, सॉल्व करना आसान है, पर थोड़ा सा प्रश्न जो है ना वो मुश्किल हो जाता मतलब प्रश्न को पढ़ना मुश्किल होता है। मतलब रीड यदि आपने ठीक से कर लिया, क्वेश्चन को आपने ठीक से पढ़ लिया तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने में इतनी दिक्कत, इतनी परेशानी नहीं आती है। तो हर क्वेश्चन को ठीक से जरूर रीड करना आप सीखें। आपको मैं कुछ क्रिटिकल टाइप के क्वेश्चंस बताना चाहता था, लेकिन इसमें जो PYQs ही हैं उस वही क्रिटिकल टाइप के क्वेश्चंस हैं। मतलब उसमें अच्छी सोच है, अच्छा सोचना है। तो मैं आपके लिए PYQs यहाँ पर लाया हूँ बहुत सारे, जिसमें आपको समझ में भी आएगा, क्वेश्चन रीड करना भी सिखाऊंगा, क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो बात समझना है, पहले क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है उस बात को समझना है, फिर उसको ऑपरेट करना है, सॉल्व करना है। अधिकतर प्रोबेबिलिटी पर यह देखा गया है कि पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। पैराग्राफ टाइप ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2-4 साल तो हर साल के पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस में ही प्रायिकता को दिया गया। मैं आपको 2013 से शुरू कर रहा हूं और फिर आगे हम सन बढ़ते जाएंगे। हर साल देखेंगे हम कैसे कैसे क्वेश्चंस आए, 14, 15, 16, 18, 20 जो भी क्वेश्चंस आए हैं, जितने क्वेश्चन हो सकेंगे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अधिकतर प्रायिकता पर टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम मतलब संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय और बेस थ्योरम के ऊपर क्वेश्चंस ज़्यादा फोकस्ड हैं, ज़्यादा बेस्ड हैं। जैसे ये क्वेश्चन है 2013 का क्वेश्चन ध्यान से अपन पढ़ेंगे। बॉक्स B1 में एक सफेद, 3 लाल, 2 काली गेंदें, मतलब एक बॉक्स है, फिर दूसरा बॉक्स है उसमें भी कुछ गेंदें हैं, और तीसरा बॉक्स है, मतलब एक से ज़्यादा इवेंट है और सभी में सफ़ेद, लाल और काली गेंदें हैं। मतलब आप समझो जरा कि एक गेंद निकाली जाए, सपोज करो सफ़ेद, लाल या काली, तो वो तीनों में हो सकती है। मतलब फर्स्ट वाले में भी हो सकती है, सेकंड में भी हो सकती है और थर्ड में भी हो सकती है। मतलब एक ही घटना एक से ज़्यादा केसेस में सॉल्व हो सकती है। ऐसा जब भी होता है तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम मतलब संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय का काम होता है। पहले हम केवल इस इतनी बात को एक बार लिख लेते हैं। 3 बॉक्सेस हैं भाई, 3 बॉक्सेस हैं, 3 बॉक्स हैं, 3 बॉक्स हैं, और 3 बॉक्स में हर एक में क्या क्या स्थिति है। बॉक्स 1 ये पहले बॉक्स में, B1 में एक सफेद, 2 लाल और 3 लाल और 2 काली गेंद है, 2 ब्लैक बॉल है। बॉक्स B2 है, B2 में 2 सफेद और 3 लाल और 4 काली गेंदें हैं। ठीक है भाई। B3 बॉक्स भी है, B3 बॉक्स है, B3 बॉक्स में 3 वाइट, 4 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। मतलब इसमें देखा जाए तो टोटल 6 बॉल्स हैं। इसमें देखा जाए तो 7 और 2 9 बॉल्स हैं, और इसमें जो है 7 और 5 12 गेंदें हैं। तो ये 3 तरह से घटनाएं हो सकती हैं। ठीक है। अब प्रत्येक बॉक्स से देखो, पहले तो यहां पर सीधा सीधा एक क्वेश्चन पूछ लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये लगा कि एक गेंद इसमें से भी निकाली, एक इसमें से भी निकाली और एक इसमें से भी निकाली, तीनों में से एक एक गेंद निकाली है। चलो भाई, यहां तो तीनों में से एक एक गेंद निकाली है और गेंदों के समान रंग के होने की प्रायिकता पूछी है। मतलब या तो तीनों व्हाइट हो सकती हैं, या फिर तीनों रेड हो सकती हैं, रेड और रेड, इससे भी रेड, और या फिर तीनों ब्लैक हो सकती हैं। किसी में से भी आगे पीछे निकालो तीनों। अच्छा देखो, पहले तीनों व्हाइट हो सकती है, मतलब ये है 1/6, पहले बॉक्स से 1/6, फिर दूसरे से निकाली उससे भी व्हाइट तो 2/9, और थर्ड वाले से निकाली तो इससे भी व्हाइट मतलब 3/12। फिर या तीनों से रेड हो सकती है, मतलब 3/6, फिर यहां से 3/9 और यहां से 4/12, और फिर तीनों से ब्लैक मतलब 2/6 और
2/6 और यहां से 4/9 और 5/12। मेरे हिसाब से इसमें तो इतना ही पूछा है यार कि प्रत्येक से एक एक गेंद निकाली जाती है, गेंदों के समान रंग के होने की प्रायिकता बताना है। तो तीनों से व्हाइट, मतलब देखा जाए तो यहां पर ये कितना हुआ, तो ये कितना हुआ, तो 54 और इंटू 12, तो 12 4 जा 8, 4 60 और 648, नीचे 648 है, मैं यहां पर नीचे 648 ही लिखता हूं। 648 है, ये कितना है, 6 है, और 9 और 4 मतलब 36 है, और ये आपका 20 और 20 दूनी 40, 40 है, 40 है, मतलब 82/648 इसका आंसर है। एक पहला क्वेश्चन तो आसान था, ए सेक्शन तो बिल्कुल आसान था। एक एक गेंद तीनों से निकाली, इससे भी और इससे भी, मतलब अपन कोई एक घटना होती तो अपन देखते ना टोटल। यहां तो सिंपल सीधी सीधी बात थी कि एक एक गेंद तीनों बॉक्सेस से निकाल ली गई है, एक एक गेंद तीनों बॉक्सेस से निकाल ली गई है, और तीनों बॉक्सेस से निकालने पर तीनों के समान रंग के, तो तीनों से व्हाइट, तीनों से रेड और तीनों से ब्लैक। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन हो गया यार, ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन हो गया है, ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन हो गया है। ठीक है भाई, ठीक है, ऐसा है तो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें नेक्स्ट वाला देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। यदि यादृच्छिक रूप से किसी भी बॉक्स से, अब देखो यार, एक बॉक्स, किसी एक बॉक्स से वापस मतलब निकाल कर वापस नहीं रखना है, बिना वापस रखे दो गेंद निकाली जाती है, दो गेंद निकाली जाती है, एक सफेद और दूसरी लाल है, एक सफेद प्राप्त होती है और दूसरी, मतलब कंडीशन दे रखी है, और इनके बॉक्स B2 से निकाले जाने की प्रायिकता क्या है, इनके बॉक्स B2 से निकाले जाने की प्रायिकता। तो पहले तो हम प्रायिकता निकालते हैं किसके लिए, एक सफेद और एक लाल गेंद, ऐसी गेंद निकल रही है, तीनों बॉक्स है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगाएंगे। यहां पर अपन क्या लगाएंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। एक एक बॉक्स को चुने हम, एक एक बॉक्स को चुने, 3 बॉक्स थे अभी भी, यहां पर 3 बॉक्स थे, यहां पर वही बात है, 3 बॉक्स थे, 3 बॉक्स हैं, और एक एक बॉक्स को चुनते हैं हम, एक एक बॉक्स को चुनते हैं, एक सफेद 3 लाल 2 ब्लैक, और 2 सफेद 3 लाल और 4 ब्लैक बॉल, और यहां पर 3 व्हाइट 4 रेड और 5 ब्लैक बॉल। ठीक है भाई, ये बैग B1 6 गेंदे, बैग B2 इसमें आपकी 9 गेंदे हैं, और बैग B3 इसमें आपकी कितनी गेंदे हैं, इसमें 12 गेंदे हैं। एक सफेद और एक लाल गेंद निकाली गई है, किसी भी एक बॉक्स को चुना गया है, कोई भी एक बॉक्स लिया है, एक रैंडम चुना गया है कोई भी बॉक्स, और उसमें बिना वापस रखे, मतलब एक निकाली और फिर वापस नहीं डाली और दूसरी गेंद निकाली। तो यार इसमें हम 2 तरह से देख सकते हैं। जैसे पहले तो बॉक्स B1 को लेते हैं, इस बॉक्स को लेते हैं, इस बॉक्स को चुनते हैं, पहले बॉक्स का सिलेक्शन 1/3, बॉक्स का सिलेक्शन हुआ। अब इसमें से ये बॉक्स B1 के लिए बात कर रहा हूं, इसमें से एक लाल, एक सफेद और दूसरी लाल। तो देखो यार, इसमें 2 केस हो सकते हैं कि पहली सफेद आ जाए और दूसरी लाल आ जाए, या फिर दूसरी लाल आ जाए। मतलब देखो, जब पहली गेंद निकालेंगे तो एक गेंद कम हो जाएगी, तो 3/5 आएगा, या फिर ऐसा हो जाए कि पहली लाल आ जाए और दूसरी सफेद आ जाए, प्लस ये बॉक्स B1 की बात हो गई, 1/3 बॉक्स का सिलेक्शन, एक सफेद और दूसरी लाल। इसी को एक और दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं अपन, दूसरे तरीके से भी, पहला भी इसको कंप्लीट कर ले। पहला बॉक्स का सिलेक्शन किया, एक सफेद और एक दूसरी लाल बोली गई है, तो एक लाल और एक सफेद है, तो फर्स्ट व्हाइट सेकंड ब्लैक, फर्स्ट रेड सेकंड रेड, फर्स्ट रेड और सेकंड व्हाइट। या फिर इसमें देखें, इस बॉक्स का सिलेक्शन किया, ये भी 1/3, ये भी 1/3, और अब ये क्या होगा, पहली सफेद मतलब 2/9 और 3/8, या फिर 3/9
और 2/8। सफेद दोनों हो सकता ना। थर्ड बॉक्स की बात करें 1/3, 1/3। अब यहां से सफेद मतलब 3/12 गुणित 4/11, एक कम हो जाएगी, या फिर 4/12, ऐसा ले लो, ऐसा ले लो। ये बॉक्स B1 के लिए, ये जो है बॉक्स B1 के लिए, ये बॉक्स B2 के लिए, और ये बॉक्स B3 से। ये बॉक्स B1 से एक लाल और एक सफेद आना, बॉक्स B2 से एक लाल और एक सफेद आना, बॉक्स B3 से एक लाल और एक सफेद आना, ऐसा केस हुआ, ये केस हुआ। अब इसके बाद देखें जरा, तो ये कितना है, अब क्या निकालना है इसके बॉक्स B2 से, मतलब अब आएगा यहां पर बायस थ्योरम। बायस थ्योरम में क्या होगा, बायस थ्योरम में क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी निकालना है कि एक व्हाइट और एक रेड आई है, लेकिन वो किससे आई है, B2 से आई है। तो पहले ऊपर B2 वाले को लिख लेता हूं 1/3। ये देखो 6 और 6, 6 ये भी है, 6 ये भी है, 12/72। ये B2 इसको लिख लिया, 6 और 6 12/72। अब तीनों को लिख लेता हूं 1/3, 1/3 ये कितना होगा 6/30, 1/3 12/72, और 1/3, और ये कितना होगा, तो 12 और 12 24, 24/12 इंटू 11 ही लिख देता हूं। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो देखो भाई, अब कैलकुलेशन बचा बस, और क्या, 3 3 और ये 3 तो कैंसिल हो गए। ये कितना आया, तो 1/6, ये कितना आया, तो 1/5, और 1/6, 1/6, और ये कितना आया, तो 2/11। यहां पर 1/6, और एलसीएम में 6 5 और 11, तो ये होगा 66 प्लस 55 प्लस 30, तो ये ऊपर हो जाएगा, ये 6 कैंसिल, तो 55 तो ऊपर आया, 55 तो ऊपर आया, और नीचे कितना हुआ, तो 6 5 11 1, 6 6 12 और 3 12, ये 60 है, 12 और 6 18, 55/181 क्या आंसर आया, 55/181। मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम भी लगा इसमें, और बेस थ्योरम भी लगा, और बेस थ्योरम भी आ गया है इसका उपयोग में। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम भी आया है, और बेस थ्योरम, दोनों का उपयोग हुआ है, दोनों का उपयोग हुआ है। आंसर क्या आया है, ठीक है, 6 6 कैंसल है, 6 6 कैंसल है, मतलब इसमें 6 6 कैंसल है, 55/181, मतलब डी इसका ऑप्शन है। ठीक है भाई, सेकंड क्वेश्चन हो गया ये। तो देखिए आराम से क्वेश्चन सॉल्वेबल, मतलब हल करने लायक क्वेश्चन था, बिल्कुल हो सकता था। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर है 3 बॉक्स, ठीक है, 3 बॉक्स हैं। पहला बॉक्स है जिसमें 1 2 3 है, मतलब बॉक्स में एक क्या है 1 2 3 3 पत्ते हैं। दूसरे बॉक्स में 1 2 3 4 5 इतने पत्ते हैं। और तीसरे बॉक्स में 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्ड्स हैं। ये B1 में है, ये B2 में है, और ये B3 में है। ऐसे 3 बॉक्स है, अलग अलग पत्ते हैं, उस पर लिखा हुआ है 1 नंबर लिखा हुआ है, 2 नंबर अंकित है, उस पर 1 2 3 नंबर के पत्ते हैं। अब इसके बाद प्रत्येक बॉक्स से एक पत्ता निकाला जाता है, मतलब एक इससे निकाला है, एक इससे निकाला है, और एक इससे निकाला है।
तीनों से एक है ना, और निकाला गया पत्ता xi से प्रदर्शित है, मतलब जैसे इससे पत्ता निकाला तो वो x1 से प्रदर्शित है, इससे पत्ता निकाला तो वो x1 से प्रदर्शित है, इससे निकाला है वो x2 से प्रदर्शित है, और इससे जो पत्ता निकाला है वो x3 से प्रदर्शित है, x3 से प्रदर्शित है, ऐसा है। इससे जो पत्ता निकाला वो x1 से प्रदर्शित है, x2 से, अच्छा अब x1 से जो प्रदर्शित है, मतलब इससे मान लो निकाला है 1 तो उस पर 1 लिखा है, 2 लिखा है या 3 लिखा है, 3 कार्ड इससे आ रहे हैं। इससे जो निकाला है उस पर 1 2 3 4 5 लिखा हुआ मिलेगा। इससे जो पत्ता निकालेंगे उस पर या तो 1 या 2 या 3 4 5 6 और 7, मतलब 7 नंबर तक मिलेंगे। अब तीनों से एक एक पत्ता निकाला है, मतलब इससे भी और इससे भी और इससे भी। अब जो पत्ता निकाला है उसमें मान लो इसमें से आया है, इसमें x1 प्लस x2 प्लस x3 के विषम होने की, मान लो जैसे इसमें से आया है 2, इसमें से पत्ता आया 3 और इसमें से पत्ता आया 5 या 4, तो इन तीनों का जोड़ क्या है, ये विषम है, विषम है। 2 और 3 5 और 4 9 विषम है, मतलब इस टाइप की घटना मुझे चाहिए और सारी इवेंट्स देखना है। तो यार तीनों में से एक एक पत्ता निकाला जाए, तीनों में से एक एक पत्ता निकाला जाए, वो जो उनके ऊपर जो लिखा हो उनका जोड़ विषम संख्या है, ऐसा कब हो सकता है, ऐसा कब हो सकता है? तो हो सकता है कि तीनों में से ऑड, देखो यार 2 ऑड को 2 विषम को जोड़ेंगे तो एक सम संख्या मिलेगी, तीनों सम तो मैं ले नहीं सकता, तीनों में से सम पत्ते आ गए तो जोड़ विषम नहीं आएगा। विषम कब कब आ सकता है, ऐसा आ सकता है कि इसमें से भी ऑड आ जाए, इसमें से भी ऑड आ जाए और इसमें से भी ऑड आ जाए, तीनों से ऑड आ जाए, तीनों से ऑड आ जाए, मतलब इसमें ऑड देखा जाए तो 2 पत्ते हैं 2c1 2, और इसमें से ऑड आ जाए तो कितने हो जाएंगे, तो 1 3 और 5 तो 3, इसमें से ऑड पत्ते 1 3 5 7 4, मतलब 24 तरीकों से तीनों में ऑड आ सकते हैं। जैसे इसमें 1 आया, इसमें 1 आया, इसमें 1 आ गया, इसमें 1 आया, इसमें 3 आया, इसमें 1 आ गया, ऐसे मतलब पूरा काउंटिंग कितनी होगी, 2 इंटू 3 इंटू 2c1 3c1 4c1, पहले वाले से भी ऑड, दूसरे वाले से भी ऑड, तो 24 तरीके होंगे, 24 टाइप से ऐसे ऑड पत्ते निकलेंगे कि जिनका सम कितना होगा, ऑड होगा 24 तरीके से। फिर क्या हो सकता है, फिर ऐसा हो सकता है कि इसमें से ऑड आ जाए और इन दोनों में से इवन आ जाए, ये भी पॉसिबल है, 2 इवन और 1 ऑड, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा फिर इसमें 4 कैसे हो सकते हैं भाई, यहां इवन, ये ऑड और ये इवन हो जाए, या फिर ये दोनों इवन हो जाए और ये ऑड हो जाए, ये चारों केस क्या कहलाएंगे, तो चारों केस में जोड़ जो है इनका वो विषम होगा। तो इससे ऑड आया, ऑड पत्ते कितने हैं, 2, 2c1 बोल दो या सीधे 2 बोल दो। इसमें इवन पत्ते कितने हैं, तो 2 और 4 2 पत्ते हैं। इसमें इवन पत्ते कितने हैं, तो 2 4 6 3 पत्ते हैं, कितने हो गए, 2 दूनी 4, तो ये 12 पत्ते हो गए। फिर ऐसे ही इसमें इवन, इवन इसमें 1 है। इसमें ऑड मतलब कितने हैं, ऑड 1 2 3 3c1 या 3 है, 3 इवन इसमें कितने हैं, तो इसमें भी 3 है, तो 9 ये हो गए। इन दोनों में से इवन मतलब इसमें से 1, इसमें इवन मतलब 2 कार्ड्स और ऑड मतलब 4, तो ये हो गए 8। तो टोटल कितने तरीके हो गए, ये अच्छा, इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं हो सकता। आप सोचो, बोले 2 में से ऑड, 1 में इवन, तो 2 का ऑड का सम इवन हो जाएगा, टोटल रिजल्ट इवन आएगा। 3 पत्ते निकले हैं और उनके ऊपर नंबर डले हैं और उनका जोड़ विषम संख्या है, इसके लिए या तो तीनों विषम हो या 2 सम और 1 विषम हो, 2 सम और 1 विषम हो। मतलब ये टोटल मेरे पास कितने केस आ रहे हैं, कितने केस आ रहे हैं, तो टोटल केस आ रहे हैं 12 4 36 और 9 45 और 8 53, 53 टाइप से कार्ड्स चुने जा सकते हैं। तीनों में से एक एक कार्ड निकाला, 53 वे हो सकते हैं कि कार्ड पे जो लिखा है उनका जोड़ विषम संख्या होगा। अच्छा टोटल प्रो कितने होंगे, तो कुल प्रायिकता, कुल इसी की प्रायिकता देखें तो कुल प्रायिकता क्या होगी, ऊपर तो आ गया 53 और टोटल क्या काउंटिंग हो सकती है, तो 3 इंटू 5 इंटू 7 मतलब 53/105। तो क्या हो सकता है, तो 53/105 इसका जवाब होगा। तीनों पर क्या मिले हमको, तीनों पर क्या मिले, तीनों पर विषम संख्या मिले। तीनों पर क्या मिले, मतलब तीनों पर जो पत्ते मिले उनका जोड़ जो मिले वो विषम संख्या मिले। तो जरूरी है कि तीनों में से या तो विषम पत्ते निकले या 2 में से सम और 1 में से विषम पत्ता निकले, ताकि तीनों को जोड़े तो विषम होगा। देखिए ये भी आराम से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है 53/105। अब यहीं पर दूसरा
यहीं पर दूसरा सेकंड क्वेश्चन, x1 x2 x3 समांतर श्रेणी में हो। देखो यार ऐसा है, b1 कितना है, b1 है 1 2 3, b2 कितना है, b2 कितना है 1 2 3 4 5, इससे जो पत्ता निकलता है वो x2 है, इससे जो पत्ता निकलता है उसका नाम x1 है, और तीसरे वाले से जो पत्ता निकलता है उसका नाम x3 है। b3 में कितना है 1 2 7, ऐसा है। पहले वाले से जो कार्ड आता है उसको हम क्या बोलते हैं x1, दूसरे वाले से जो कार्ड आता है उसको क्या बोलते हैं हम x2, तीसरे वाले से x3। तीनों समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में मतलब 2x2 बराबर x1 प्लस x3, सिंपल सी बात है यार। 2x2 बराबर x1 प्लस x3, 2x2 बराबर x1 प्लस x3, ऐसा हो जाए तो समांतर श्रेणी में आ जाएगा। मतलब मुझे यदि समांतर श्रेणी बनाना है, समांतर श्रेणी बनाना है तो देखो 2x2 बराबर x1 प्लस x3। अब मुझे x1 और x3 का मैं सिलेक्शन करता हूं, x2 का सिलेक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा, x2 का सिलेक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा। अच्छा 2x2 मतलब देखो 2x2 मतलब एक सम संख्या है, सम संख्या है, 2x2 मतलब एक सम संख्या है। x1 और x3 डिसाइड करूंगा तो x2 ऑटोमेटिक डिसाइड हो जाएगा। मतलब मुझे क्या लेना पड़ेगा, या तो दोनों क्या हो, या तो दोनों इवन हो, है ना, या फिर दोनों ऑड हो। यही दो केस हो सकते हैं, यही दो केस हो सकते हैं कि या तो दोनों में से सम संख्या आए, मतलब इससे भी सम निकले, जैसे सपोज करो इससे निकला b1 से x1 है 2 और इधर से निकला x3 है ये भी 2, तो 2x2 कितना हुआ 2 प्लस 2 4, तो x2 कितना आ गया 2, तो क्या आ गई सीरीज 2 2 और 2। हाँ ये भी समांतर श्रेणी है भाई, अचर समांतर श्रेणी पर समांतर श्रेणी है। मतलब मुझे कौन कौन सा सिलेक्शन करना है, x1 और x3। देखो फिर से सुनो, x1 x2 x3 समांतर श्रेणी में है तो ट्वाइस ऑफ x2 मतलब बीच वाले का दुगुना, 2x2 बराबर x1 प्लस x3 होना चाहिए। 2x2 मतलब इसका मतलब ये सम संख्या होना चाहिए। सम संख्या देखो आप x2 में क्या है, x2 क्या क्या हो सकता है, x2 क्या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 2 3 4 5 हो सकता है। तो 2x2 क्या क्या हो सकता है, 2x2 हो सकता है 2 4 6 8 और 10 हो सकता है। अच्छा इसमें सम और विषम का जोड़ क्या क्या, मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है 2, मैक्सिमम हो सकता है 10, मतलब सारे रिजल्ट ये वाले आ सकते हैं, ये रिजल्ट आ सकते हैं। मतलब इवन और इवन, इवन और इवन मतलब इसमें इवन 1 है और इसमें इवन 3 है, तो 3 तरह से हो सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है 1 1 1 3 1 5 और 1 7, 4 है यार। विषम कितने हैं, नहीं सम लिए ना, सम तो 3 ही है, सम 2 2 2 2 4 और 2 6, तो 3 रिजल्ट तो ये ले सकते हैं हम। फिर इसके बाद ऑड ऑड ऑड, इसमें कितने हैं 2 हैं और इसमें कितने हैं 4 हैं, तो ये कितने हो सकते हैं, टोटल 8 हो सकते हैं भाई। 2 2 2 4 2 6 2, बस इतना ही हो सकता है। मैं आपको पूरा बना के भी बता दूं तो देखो मैं ऐसा बोल रहा हूं, इवन इवन मतलब 2 2 और 2 4 और 2 6, ये x1 x3 चल रहा है, x1 और x3 चल रहा है ना। फिर ऐसा हो सकता है सम विषम के लिए 1 1 1 1, अब यहां 8 केस बनेंगे, 1 3 1 3 1 5 1 7, और ऐसे ही 3 1 3 1 3 3 3 5 और 3 7, देखो 8 केस बनेंगे। अब इसके बीच का नंबर अपने आप डिसाइड हो जाए, जैसे ये इसमें से 2 और इसमें से 2 है तो अपने आप ये इन दोनों का सम ये 2 आ जाएगा, ये 2 और ये 4 है तो ये अपने आप 3 आ जाएगा, ये 2 है और 6 है तो ये अपने आप 2 और 6 8 बटे 2 मतलब 4 आ जाएगा। बीच वाले नंबर अपने आप डिसाइड हो जाएंगे। मतलब मुझे केवल x1 और x3 में सिलेक्शन करना है, दोनों में से या तो ऑड या दोनों इवन हो, और उसके जो टोटल तरीके आ रहे हैं वो टोटल तरीके 11 हैं। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो 11 बटे 105 प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो 11 और अपॉन नीचे 3 5 और 7 मतलब 11 अपॉन 105,
11/105 ऐसे हो जाएगी। देखो बिल्कुल आसान बात है। x1 x2 x3 समांतर श्रेणी में देखना था, समांतर श्रेणी में देखना था, तो मैं फर्स्ट और लास्ट को डिसाइड कर लूं, बीच वाला अपने आप डिसाइड हो जाएगा। आप ऐसा भी सोच सकते हैं फर्स्ट सेकंड ले लें तो थर्ड वाला अपने आप ले लें। फिर बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, उसका रिलेशन आपको बदलना पड़ेगा। आसान रिलेशन आपके लिए यही रहेगा कि बीच वाले का दुगना आसपास वालों का जोड़। जब दुगना हो रहा है तो आसपास वाले हमें ऐसे लेना है, या तो दोनों सम हो या दोनों विषम हो। तो यह 11 केस बन सकते हैं जो समांतर श्रेणी का निर्माण करेंगे। तो समांतर श्रेणी में आने वाले पत्तों की संख्या कितनी, पत्तों की संख्याओं के प्रकार कितने हो सकते हैं, तो 11 हो सकते हैं। तो इसकी प्रायिकता क्या हो सकती है, 11/105। यह क्वेश्चन भी बढ़िया था, 2014 का क्वेश्चन था बेटा। अब आगे एक क्वेश्चन और देखो, जेईई एडवांस 2015 पे आते हैं। 15 का क्वेश्चन देखते हैं। वही बात चलेगी, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, बेस थ्योरम पे तो चलना ही है, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वो भी देखना है, प्रतिबंधी प्रायिकता, दो चार बातें, कंसेप्ट वही लगते हैं, क्वेश्चन रीड करते आना चाहिए। यहां पर अभी क्या सिचुएशन है, यहां पर क्या सिचुएशन है, एक बॉक्स है जिसमें N1 लाल और N2 काली गेंदें हैं। दो बॉक्स हैं, दो बॉक्स हैं, एक बॉक्स फर्स्ट बॉक्स और ये सेकंड बॉक्स। N1 लाल है और N2 ब्लैक है। सेकंड बॉक्स में N3 रेड बॉल है और N4 ब्लैक बॉल है। ठीक है, यहां तक बिल्कुल देख लिया, N4 ब्लैक बॉल है। इतना दिया है, ये पैराग्राफ में दिया है। अब क्वेश्चन पर आते हैं, अब क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट तथा सेकंड में से यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली जाती है, मतलब इससे या इससे, किसी एक से एक गेंद निकाली जाती है। एक गेंद निकाली, वह गेंद लाल प्राप्त होती है। गेंद कैसी मिली आपको, गेंद कैसी मिली बेटा आपको, लाल गेंद प्राप्त होती है। वह गेंद लाल प्राप्त होती है। अब लाल गेंद प्राप्त होती है, उसके सेकंड बॉक्स में से इस लाल गेंद के आने की प्रायिकता 1/3 है। सेकंड बॉक्स में से निकली है वह लाल गेंद, इसकी प्रायिकता 1/3 है। मतलब देखो, पहले तो लाल गेंद आई है, ये कंडीशन दे दी, फिर बोले प्रायिकता इसकी कि वो सेकंड बॉक्स में से आई है, मतलब यहां बेस थ्योरम लगा दिया, यहां बेस थ्योरम लगा दिया। मैं दोनों की बात करूं, दोनों की बात करूं तो ये दो बॉक्स थे। पहला बॉक्स था जिसमें N1 रेड बॉल थी और N2 ब्लैक बॉल थी। रेड और ब्लैक ही है ना, रेड और ब्लैक है। हाँ, दूसरा बॉक्स था, सेकंड बॉक्स था। सेकंड बॉक्स में N3 जो है, N3 जो है वो रेड बॉल है और N4 जो है वो ब्लैक बॉल है। तो पहले रेड बॉल की प्रायिकता देखें अपन। रेड बॉल की प्रायिकता तो देखो, पहला वाले बॉक्स को चुना और उसमें से रेड बॉल निकाली। बॉक्स का भी सिलेक्शन करना है, या फिर दूसरा बॉक्स चुना, दूसरा बॉक्स चुना, ये है ना, और इसमें से रेड बॉल निकाली, मतलब N3/N3 + N4। ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, है ना। पहले ये रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है, इसको बोलेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय लगाई है। क्या लगा है ये, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय आया है। रेड बॉल निकालने की प्रायिकता आ गई। अब रेड बॉल निकाली है, अब बेस थ्योरम, बेस प्रमेय। बोले रेड बॉल निकली है, कंडीशन सेकंड बॉक्स से निकली इसकी प्रायिकता, तो सेकंड बॉक्स वाले को ऊपर रख लो, सेकंड बॉक्स वाले को ऊपर रख लो। 1/2 N3/N4 ये 2 तो इसमें से मैं कैंसिल कर देता हूं। मतलब हमारी जो प्रायिकता बनी है वो ये है अपना रिजल्ट, और इसके बराबर है 1/3, और इसके बराबर है 1/3। तो मैं इसको यहां पर लिख लेता हूं। क्या आया है अपना, ऐसा आया है, N3/N3 + N4, N1/N1 + N2, N3/N3 + N4, ये है 1/3।
अब हमें N1 N2 N3 N4 ये वाली वैल्यूज इसमें देखना है कि किससे रिजल्ट यहां पर जो है वो 1/3 आता है, किससे रिजल्ट। तो अब या तो मैं चारों ऐसे के ऐसे इसमें यहां पुट करके देखूं, है ना, या फिर मैं क्या करूं, देखो 1/3 चाहिए, 1/3 चाहिए, मैं यदि इसको अल्फा और इसको बीटा मान लेता हूं, ऐसा भी सीधे भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर मैं इसको जैसे ऐसा मान लूं मैं कि N1 प्लस N2 ये अल्फा है और N3 अपॉन ये बीटा है। तो अब देख सकते हो बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा 1/3 है, 3 बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा है, मतलब अल्फा बराबर 2 बीटा है। मतलब क्या हुआ, ये जो है अल्फा बीटा से दुगना आना चाहिए यार। सिंपल यहां भी देखो ये 1 है, ये देखो ये दोनों सेम है, तो ये डबल होना चाहिए, इससे ये डबल होना चाहिए। मान लो ये अल्फा है, ये अल्फा, तो ये 2 अल्फा, ये डबल होना, ये N1 ये जो है ना ये इससे दुगना होना चाहिए। अब यहां पे देखें अपन N1 अपॉन मतलब अल्फा देखें, अल्फा मतलब N1 अपॉन N1 प्लस N2, तो ये N1 अपन 3/6 मतलब ये अपन है 3/6 मतलब 1/2 है, और बीटा देख रहे हैं तो 5/20 मतलब 1/4 है। देखो जरा ये 1/2 है, ये 1/4 है, इसका ये डबल है, मतलब इसमें मैं 2 से इंटू कर रहा हूं तो ये आ रहा है ना, अल्फा बराबर 2 बीटा है, डबल है, मतलब यार ये वैल्यू आप यहां रखोगे ना 1/3 आएगा, ये आंसर करेक्ट है, ये आंसर करेक्ट। इसमें देखो इसमें अल्फा कितना है तो 3/9 है, 3/9 मतलब 1/3 है, और बीटा कितना है तो 10/60 मतलब 1/6 है। यहां भी देखो अल्फा बराबर 2 बीटा है, तो ये वाला भी करेक्ट है। इनको भी आप चेक कर लो, ये दोनों नहीं निकलेंगे। देखो यार ये भी निकलेगा 8/14 निकलेगा, 8/14, और ये निकलेगा 5/25, ये नहीं हो पाएगा। और ये कितना निकलेगा 6/18 निकलेगा, और ये 5/25, ये भी नहीं हो पाएगा, मतलब फर्स्ट और सेकंड आंसर होंगे, थर्ड और फोर्थ नहीं होंगे, इसी पे आगे बढ़े। आगे एक केस और दिया है, बोले बॉक्स 1 से, बस है तो वही केस, है तो वही सब, है ना, बॉक्स 1 से एक गेंद निकालकर सेकंड बॉक्स में डाल दी जाती है। बॉक्स 1 से एक गेंद निकालकर सेकंड बॉक्स में डाली जाती है, तत्पश्चात बॉक्स 1 से लाल गेंद आने की प्रायिकता 1/3 है। उसके बाद बॉक्स 1 से लाल गेंद आने की प्रायिकता 1/3 है, तो N1 और N2 क्या हो सकते हैं। चलिए देखते हैं, है ना। इसको पहले मैं यहां पर पहले इसको भी ऐसा ले लेते हैं। ये है भाई बॉक्स 1, हाँ बॉक्स 1 और बॉक्स 2, ये बॉक्स 1 है ना, इसको अच्छे से मैं इससे बॉक्स बना देता हूं। ये मैंने बॉक्स बना दी, ये फर्स्ट बॉक्स है और ये सेकंड बॉक्स है। फर्स्ट बॉक्स में N1 रेड है और N2 ब्लैक है, सेकंड बॉक्स में N3 रेड है और N4 ब्लैक है। अब एक गेंद इसमें से एक गेंद निकाली और डाल दी। N1 में से मतलब फर्स्ट बॉक्स में से एक गेंद निकालकर और सेकंड में डाल दी, तो यार N1 में से हो सकता है इसमें से जो ट्रांसफर हुई गेंद वो रेड है, या इसमें से जो ट्रांसफर हुई गेंद वो ब्लैक है। रेड ट्रांसफर होने की प्रायिकता है N1/N1 प्लस N2, रेड ट्रांसफर होने की प्रायिकता, और ब्लैक ट्रांसफर होने की प्रायिकता है N2/N1 प्लस N2। मतलब इसमें से लाल गेंद चली गई है, एक गेंद निकाल के डाली है, लाल गेंद गई है इसकी प्रायिकता ये, और ब्लैक गेंद गई है इसकी प्रायिकता। यदि लाल गेंद गई है तो फर्स्ट वाले बॉक्स में क्या बचा, तो N1-1 रेड बॉल बची और N2 ब्लैक बॉल बची। सेकंड बॉक्स भी देख लेते हैं, सेकंड की वैसे जरूरत नहीं, फर्स्ट में पूछा है। यहां पर N3+1 हो गई रेड बॉल और N4 ब्लैक बॉल हो गई, और फिर यहां से मान लो ब्लैक बॉल गई है तो N1 तो रेड बॉल है और N2-1 ये ब्लैक बॉल है, और यहां पर N3 अभी भी रेड बॉल है और N4+1 ये आपकी ब्लैक बॉल है।
अब फर्स्ट बॉक्स में से फर्स्ट बॉक्स से लाल गेंद आने की प्रायिकता, तो दो केस हो सकते हैं, है ना। फर्स्ट बॉक्स से लाल गेंद आने, फर्स्ट बॉक्स से लाल गेंद आने की प्रायिकता, दो केस हो सकते हैं। या तो लाल गेंद इधर चली गई पहले और अब इसमें से रेड बॉल निकलने की प्रायिकता होगी n1 माइनस वन अपॉन n1 प्लस n2 माइनस वन। या तो लाल गेंद चली गई पहले, फिर उसमें से गेंद निकाली और लाल निकली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां जो ट्रांसफर की थी वो लाल गेंद थी और फिर लाल गेंद निकाली, उसकी ये प्रायिकता थी। या आया मतलब प्लस, या ये वाला केस हो सकता है कि ब्लैक बॉल गई, इसकी प्रायिकता पहले कितनी है, n2 अपॉन n1 प्लस n2 है, और अब इसमें से रेड बॉल आई, इसकी प्रायिकता क्या, तो n1 अपॉन, मतलब ये टोटल देखा जाए तो टोटल क्या हो गया, टोटल क्या हुआ, तो नीचे दोनों में कॉमन n1 प्लस n2 माइनस वन, और ऊपर कितना हुआ, तो n1 स्क्वायर माइनस n प्लस n1 n2। ये प्रायिकता पूरी आ गई आपकी, ये आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई। क्या, किस बात की प्रायिकता, कि जब एक गेंद इसमें से निकाल के इसमें डाल दी और फिर एक गेंद निकाली और वो लाल गेंद आई, इसकी प्रायिकता। तो पहले गेंद निकाल, देखो प्रोसेस कंप्लीट करना, पहले एक गेंद निकाल के डाली और वो गेंद थी लाल, तो उसके बाद लाल गेंद निकलने की ये प्रायिकता। एक गेंद निकाली, वो गेंद थी काली, उसके बाद इसमें से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, तो ये लाल गेंद, ये टोटल निकाल दिया मैंने। मतलब क्या प्रायिकता आ गई भाई, प्रायिकता आ गई है फर्स्ट में से लाल की प्रायिकता क्या आ गई है, तो ये आ गई है n1 स्क्वायर माइनस n1 प्लस n1 n2 अपॉन, क्या क्या आया था, n1 प्लस n2 आया था, ऐसा आया था। अब इसको चेक करो, देखो n1 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर माइनस, देखो पहले नीचे n1 प्लस n2, मतलब यहां पर 10 और 9, भाई देखो n1 प्लस n2 मतलब 10 और 9, और ऊपर 4 स्क्वायर माइनस 4 प्लस 24, 16 4 20, 16 में से 4 गए 12, तो 36 बटे 90, तो 9 से कैंसिल करें, 4/10 मतलब 2/5 होना क्या चाहिए, 1/3 होना क्या चाहिए, 1/3। 2 3 से देखें 4 माइनस 2 प्लस 6, और नीचे हो जाएगा 5 और क्या, 5 और 4, ये कितना आएगा, 6 और 2 8/20, ये भी नहीं है। अच्छा इसको देखें 10 और 20 होना क्या चाहिए, तो 100 माइनस 10 प्लस 200 n1 इंटू अपॉन, दोनों का जोड़ो 30 और 29, तो ये कितना हुआ 90, और 200 290/30 गुणित 29 से 10 0 1/3, मतलब ये आंसर करेक्ट है। इसको देखें 9 माइनस 3 प्लस 3 छंग 18 18 अपॉन 3 और 6 9 और 8 24 24 24/72, मतलब 1/3, ये वाला आंसर भी राइट। तो सी और डी इसके करेक्ट आंसर है, सी और डी। देखो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल डुएबल क्वेश्चन, आराम से हो सकता था क्वेश्चन, मतलब ध्यान से किया जाता तो क्वेश्चन में ऐसा, बस हाँ वेरीफाई करना है n1 n2 n3 n4 को यहां पर पुट करके और चेक करना है कौन सा आंसर करेक्ट है या कौन सा रॉन्ग है। अब आ जाते हैं हम 216 की प्रॉब्लम पे, एक और 15 की प्रॉब्लम, 15 की नहीं होगी यार, ये 16 की ही होगी मेरे हिसाब से। हाँ ये 16 की प्रॉब्लम है, ये 16 की प्रॉब्लम है बेटा, ये जो है ये शायद ये 16 की प्रॉब्लम है, 16 की ही होगी ये। बहुत शानदार प्रॉब्लम, बहुत शानदार प्रॉब्लम। देखते हैं, दो फुटबॉल टीमें हैं, है ना, 2 फुटबॉल टीमें हैं, और क्या दे रखा है, भाई क्या दे रखा है,
ये दिया है T1 और T2 एक दूसरे से दो मैच खेलती हैं, दोनों मैचों का परिणाम स्वतंत्र है, मतलब एक से दूसरा मैच डिपेंडेंट नहीं है। T1 के T2 से जीतने की, मतलब T1 के जीतने की प्रायिकता है 1/2, गेम ड्रॉ होने की प्रायिकता है 1/6 और हारने की प्रायिकता है 1/3। ये T1 का केस है, T1 के लिए ऐसा दिया है। जीतने पर मिलते हैं 3 अंक, ड्रॉ होने पर मिलता है 1 अंक और हारने पर मिलता है 0 अंक। हारने पर मिलता है 0 अंक, ठीक है, हारने पर मिलता है 0 अंक। अब X और Y इनके अंक हैं, मतलब दोनों ने मैच खेले दो, एक के अंक हैं X और एक का अंक है Y। X और Y दोनों के अंक हैं। पहला केस, प्रायिकता इस बात की क्या कि X के ज्यादा अंक है, मतलब T1 के ज्यादा है और Y कम है। X ज्यादा है, Y कम है, इसकी प्रायिकता देखना है। तो X के अंक, मतलब T2 में 2 मैच खेले, जीतेगा 3 नंबर मिलेंगे, हारेगा 0 मिलेगा और ड्रॉ हो गया तो 1 मिलेगा। दोनों के बीच में 2 मैच हुए। हम क्या क्या चाह रहे हैं, किस बात की प्रायिकता देख रहे हैं? हम इस बात की प्रायिकता देखना चाह रहे हैं कि T1 मतलब X ज्यादा हो, T1 जीत जाए, X ज्यादा हो Y कम हो। ऐसा कब हो सकता है? या तो ये पहला मैच खेला, इसने जीत गया तो दूसरा हार गया, इसने दूसरा मैच खेला, ये फिर से जीत गया, फिर हार गया। अंक इसके हो गए 6 और इसके अंक हो गए 0। अभी देख लो, X बड़ा है Y से। फिर ऐसा हुआ दोनों जीत गए तो बात ही नहीं, एक जीता और एक हारा। यार यदि ऐसा हुआ तो अंक बराबर बराबर हो जाएंगे, मतलब ये केस तो नहीं चलेगा। फिर ऐसा हो सकता है एक मैच जीत जाए, दूसरा ड्रॉ हो जाए, पहला जीत गया और दूसरा ड्रॉ हुआ, मतलब ये पहला हार गया और इसका दूसरा मैच ड्रॉ हो गया, तो अब इसके अंक हो गए 4, इसका हो गए 0। ऐसा भी हो सकता है कि पहला मैच ड्रॉ हो जाए, दूसरा जीत जाए, मतलब पहला मैच ड्रॉ हो जाए और ये दूसरा हार जाए, ये हार जाएगा, भाई ये जीतेगा तो ये अपने, तो फिर से अंक 4, मतलब यही केस हो सकता है। इसके अलावा कुछ और लूं तो दोनों ड्रॉ हो गए तो फिर तो बराबर बराबर हो जाएंगे, दोनों लॉस हो गए तो फिर तो इसके ज्यादा हो जाएंगे, मतलब भाई यही केस है, एक यही केस है, यही 3 केस है जिसमें X ज्यादा होगा Y कम होगा, मतलब या तो इसमें केस में या फिर ऐसा या फिर ऐसा। तो प्रायिकता क्या होगी? दोनों जीत गए, 1/2 1/2। पहला जीत गया मैच T1, दूसरा ड्रॉ हो गया, या फिर पहला मैच ड्रॉ हो गया, ठीक है, और दूसरा जीत गया। क्या होगी गणित, क्या हुआ? 1/4, 1/12 और 1/12, मतलब 5/12। आंसर आ गया 5/12। सेकंड क्वेश्चन कि X बराबर Y, अब बराबर बराबर अंक हो दोनों के, T1 और T2 दोनों के अंक X और Y अब बराबर बराबर आए। बराबर बराबर आए मतलब पहला मैच जीत जाए, दूसरा हार जाए। अरे एक जीते एक हारे तो बराबर बराबर अंक, यही हुआ। या फिर दोनों मैच ड्रॉ हो जाए, चलेगा, दोनों मैच ड्रॉ हो जाए, एक ड्रॉ और एक हारेगा, लॉस होगा, तो फिर ये होगा केस X बराबर Y। मतलब इन तीनों केस में देखो, इस केस में इसके अंक कितने होंगे, इसके अंक कितने होंगे, तो 3 3 दोनों के हो जाएंगे, इसमें भी 3 3 हो जाएंगे और ये 2 2 हो जाएंगे अंक। मतलब ये तीनों केस जो है X बराबर Y के हैं। तो अब देखो, पहला जीत गया मैच, दूसरा मैच हार गया। T1 के ले रहा हूं, T1 ले रहा हूं, T2 अपने आप डिसाइड हो रहा है 1/3। या फिर पहला हार गया, दूसरा जीत गया, या फिर दोनों मैच ड्रॉ हो गए, दोनों मैच ड्रॉ हो गए, मतलब 1/6 और 1/6, मतलब 1/6 1/6 और 1/36। 36 एलसीएम 6 और 1, मतलब 13/36 का आंसर आ जाएगा। 13/36 इसका आंसर आ जाएगा। देख लो, बिल्कुल एक नॉर्मल क्वेश्चन था, जेईई एडवांस में आया था, पर ध्यान से रीड किया होता, पढ़ क्वेश्चन यदि समझ में आ जाए तो सॉल्व करने में कुछ भी नहीं। देखो ना, आपको केस ही तो देखना है भाई, आप इतने सारे मैचेस देखते हैं, आईपीएल वगैरह सब देखते हो, तुम गणित लगाते हो ना, कितने जीत जाएंगे तो कितने नंबर आएंगे और कौन आगे निकलेगा, इसी यही तो चेक करना है कि T1 T2 दो के मैच है, T1 के अंक ज्यादा आ जाए तो हमने बोला दोनों जीत जाए, एक जीते एक ड्रॉ हो जाए। सिंपल सोचो,
एक जीतेगा एक हारेगा तो बराबर बराबर हो जाएंगे, दोनों ड्रॉ हो जाएंगे तो भी बराबर हो जाएंगे। बराबर के केस ये रहे 3 और जीतने वाले केस जो है T1 के ये रहे 3। यही 3 केस में जीतेगा T1, या तो दोनों जीत जाए, एक जीत जाए, कम से कम एक तो जीतना ही पड़ेगा, दूसरा ड्रॉ भी हो जाए तो भी जीत जाएगा, दूसरा ड्रॉ भी, और ये बराबर बराबर के लिए ये 3 केस। तो ये क्वेश्चन भी आसान था, 2016 का था। आगे देखते हैं एक संगीत कक्षा में 2018 का क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन, बिल्कुल ये क्वेश्चन भी आराम से सॉल्व करने वाला क्वेश्चन था, पर बच्चों ने इसका सेकंड पार्ट बहुत हद तक गलत कर दिया था। फर्स्ट पार्ट तो बहुत सारे बच्चों ने किया भी था, जिन्होंने बराबर पढ़ा था मुझसे, मतलब जिनको मैं जानता हूं, उन्होंने ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट वाला पार्ट, सेकंड वाले क्वेश्चन में उनसे गड़बड़ी हो गई थोड़ी सी, वो एक्चुअली वो फॉर्मूला लगाने में लग गए और उससे थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल हो गया और कुछ बातें मिस हो गई। चलिए वह अपन बात डिस्कस करते हैं। एक संगीत कक्षा में 5 विद्यार्थी हैं, S1 S2 S3 S4 S5, 5 विद्यार्थी हैं। 5 विद्यार्थियों को 5 सीटों पर एक पंक्ति में बिठाया जाता है। देखो यार 5 स्टूडेंट है और 5 एक पंक्ति में, ऐसे 5 सीटें हैं, 1 2 3 4 और 5 सीटें हैं, 5 सीटें हैं, और ये R1 R4 R5 इनको सीट अलॉट कर दी। RI विद्यार्थी को SI से सीट अलॉट की है, मतलब R1 को S1, R2 को S2, R3 को S3, R4 को S4 और R4 को S5, ऐसी सीट अलॉट कर दी है कि तुम्हारी S1 के लिए बोला कि तुम्हारी सीट R1 वाली वहां बैठना है तुमको, S2 को बोला सेकंड वाले स्टूडेंट को तुम्हारी सीट R2 है वहां बैठना है, ऐसी सीट अलॉट कर दी। परंतु परीक्षा के दौरान, पर जब एग्जाम टाइम आया तो टीचर ने क्या किया, गोलमाल इधर उधर बिठा दिया, सीटें बदल के बिठा दी, यादृच्छिक रूप से बिठा दिया, मतलब इन जगह पे नहीं बिठाया। उन्होंने सोचा था S3 वाले ने कि S2 मेरे पास रहेगा तो उससे हम चीटिंग कर लेंगे, लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया, एट रैंडम बिठा दिया। एट रैंडम मतलब एट रैंडम यादृच्छिक रूप से बिठाया, यादृच्छिक रूप से बिठाया तो देखो जरा कुल तरीके कितने हो जाएंगे, कुल तरीके फैक्टोरियल 5 हो जाएंगे, मतलब 120 तरीके हो जाएंगे इधर उधर करके बिठाने के। अब क्वेश्चन पर आते हैं, यहां तक तो बात क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई कि पहले सीट अलॉटेड थी, हर एक को फिक्स थी कि उसे वहां बैठना है, उसको वहां बैठना है, पर एग्जाम का जब टाइम आया उनको बिखेर दिया, इधर का उधर कर दिया। यहां तक तो बात क्लियर हो गई। अब देखें आगे यदि परीक्षा के दौरान, कुल तरीके तो 120 होंगे, परीक्षा के दौरान S1 को R1 सीट मिलती है, मतलब S1 को तो R1 सीट मिल गई, S1 को तो R1 सीट पे बिठा दिया, R1 सीट मिलती है। अब जो शेष विद्यार्थी हैं, जो बाकी बचे स्टूडेंट, ये सीट हैं R2 R3 R4 R5, S1 को तो R1 सीट मिल गई है, उसकी अपनी सीट पे बैठा है। अब बाकी जो बचे विद्यार्थी, वो जो है पहले नियुक्त की गई सीटों पर नहीं बैठे, मतलब उनको जो अलॉटेड थी उस पर नहीं बैठे। इस बात की प्रायिकता क्या होगी, उनको जो सीट अलॉटेड थी उस पर नहीं बैठे, तो बेटा इसको देखते ही एक बात ध्यान आती है, जिसको बोलते हैं डी अरेंजमेंट, विक्षोभ बोलते हैं जिसको हिंदी में। क्या था कि n पत्र n लिफाफों में इस प्रकार रखे जाएं कि कोई भी पत्र सही लिफाफे में ना रखा जाए, मतलब पत्र हैं और लिफाफे हैं, एड्रेस है, तो सही ना लिखने के ये हमने फॉर्मूला देखा है विक्षोभ का, फैक्टोरियल n 1 - 1 अपॉन फैक्टोरियल n 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस ऐसे ही 1 अपॉन फैक्टोरियल n। अब ये डिपेंड करेगा n क्या है, -1 की पावर n, ये तरीका है। अब यहां पर 4 की बात हो रही है, मतलब चारों का विक्षोभ D4 देखना है, मतलब फैक्टोरियल 4 1 1 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3
प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4। ये वो तरीके हो गए कि चार लोग चार अपनी अपनी सही जगह पर ना बैठे, इधर उधर बैठे, उसके लिए डी अरेंजमेंट आ गया। बस ये फॉर्मूला याद होता तो देखो ये तो 0 ही होता है वैसे भी। ये है कितना आपका फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, मतलब 2 तो 3 चौक 12, माइनस 3 करेंगे फैक्टोरियल 3 तो आएगा 4 प्लस 1, मतलब कितना हुआ ये 8 और 1 9, 9 तरीके हो गए। तो प्रायिकता क्या हो गई, प्रायिकता क्या हो गई, प्रायिकता हो गई 9 अपॉन 120, कुल तरीके 120, मतलब कितना हो गया ये 3/40। क्या आंसर आया 3 अपॉन 40, 3 अपॉन 40। सेकंड केस देखो, सेकंड केस है जोरदार बात। क्वेश्चन तो उतना ही है कि 5 सीटें हैं और 5 विद्यार्थियों को बिठाया गया है। RI को SI सीट नियुक्त की गई है उसके लिए, है ना, याद परीक्षा के समय यादृच्छिक बिठाया गया है। अब क्या है I बराबर अपन ने मान लिया 1 2 3 4। TI घटना एक ऐसी है कि SI और SI+1 विद्यार्थी एक दूसरे के पास पास नहीं बैठते, एक दूसरे के पास पास नहीं बैठते। मतलब T1 मतलब ऐसा है, T1 मतलब ऐसा है कि S1 और S2 पास नहीं बैठेंगे। यह है घटना T1, यह है घटना T1। T1 मतलब S1 और S2 विद्यार्थी पास पास नहीं बैठेंगे। घटना T2 क्या है, T2 है कि S2 और S3 पास नहीं बैठेंगे। घटना है T3, तो S3 और S4 पास नहीं बैठेंगे। और घटना है T4, तो S4 और S5 ये दोनों पास में नहीं बैठेंगे। ऐसा है, बराबर है बात, है ना, कि T1 है S1 S2 पास में नहीं बैठेंगे, T2 है S2 S3 को पास पास नहीं बैठना है, T3 है S3 और S4 पास में नहीं बैठेंगे, और T4 है S5। कैसे इससे आया, TI के लिए SI और SI+1, 1 है तो 1 और 2, 2 है तो 2 और 3, 3 है तो 3 और 4, 4 है तो 4 और 5, मतलब ये पास में नहीं बैठेंगे। अब उन्हें पूछा है इन चारों की सम्मिलित प्रायिकता, T1 भी, T2 भी और T3 भी और T4 भी, मतलब ना तो S1 S2 के पास में बैठे, ना S2 S3 के पास में बैठे, ना S3 S4 के पास में बैठे, और ना ही S4 S5 के पास में बैठे। तो इसके लिए बेटा एक तो है ना सम्मिलन का फॉर्मूला लग जाता है कि टोटल में से कम करो, कम से कम एक पास में बैठे, कम से कम एक, फिर प्लस कम से कम 2 पास में बैठे, कम से कम 2 पास में बैठे, फिर कम से कम 3 पास में बैठे, और फिर प्लस कम से कम 4 पास में बैठे। इस पूरे को सॉल्व करके निकाल सकते हैं, लेकिन ये हो तो जाएगा, पर इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा होगा। इसके बजाय हमें तो ये देखना है कि चारों बात एक साथ लागू हो जाए, मतलब T1 T2 T3 और T4 चारों घटनाएं एक साथ हो जाए, मतलब ना S1 S2 के पास आए, ना ही S2 S3 के पास आए, ना ही S3 S4 के पास और S2 के पास आए, और ना ही S4 एक साथ। तो हम इसमें बना लेते हैं केस, हम बनाते हैं केस, देखना बड़े शानदार तरीके से। S1 S2 पास में नहीं होना चाहिए, S2 S3 भी पास पास नहीं बैठना चाहिए, S3 S4 भी पास पास नहीं बैठना चाहिए, S4 S5 भी पास पास नहीं बैठना चाहिए। चलिए ठीक है, 5 सीटें हैं, 5 सीटें हैं, हमने लिए 5 सीट, 1 2 3 4 5। हम पहले शुरू करते हैं S1 से। देखो अब यार है ना 5 है यहां पर, S1 S2 S3 S4 और S5। अब देखो इसके अंदर जो S1 है वो S5 के जैसा है। क्यों S1 S5 में क्या सिमिलरिटी है कि S1 के पास में केवल S2 है, S1 के पास में S2 है ना, और S5 के पास में के पहले केवल S4, S6 नहीं है और S1 के पहले नहीं है। तो जो सिचुएशन S1 की होगी ना वो S5 की होगी, जो सिचुएशन S2 की होगी ना वो S4 की होगी, और S3 की अपनी सिचुएशन होगी। खैर वो बात की बात, हम एक से शुरू करते हैं, एक की बात करते हैं कि S1 को बिठाया मैंने यहां पे, S1 को बिठाया मैंने यहां पे, तो S2 को मैं या तो यहां पे बिठा सकता हूं
या यहां पर बिठा सकता हूं या फिर यहां पे बिठा सकता हूं। ये 3 जगह पे बिठा सकता हूं क्योंकि S1 को S2 के पास नहीं बिठाना है। फिर यदि ऐसा हुआ, पहला केस लिया मैंने कि यदि S1 को और S2 को यहां बिठाया है ना, पहले S1 की बात चल, पांचों को पास पास नहीं बैठना चाहिए, तो S3 ना तो यहां आएगा, नहीं तो इसके पास ना यहां आएगा, तो S3 यहां आएगा पक्का S3 यहां आएगा। अच्छा S4, अब S4 यहां नहीं आ पाएगा तो S4 यहां आएगा और S5 यहां आएगा, ये एक घटना हो जाएगी। अच्छा, दूसरा S1 को यहां बिठाया ना अपन ने, S1 को यहां बिठाया ना, अब देखो यहां पर देखें सेकंड वाले केस में देखें, S2 को यहां बिठाया हुआ है, S2 यहां बिठाया है, तो S3 इन दोनों जगह तो नहीं आएगा, तो S3 सपोज करो यहां आया। अब S4 आ जाएगा यहां पर, और S4 आ जाएगा यहां पर। भाई S3 कहां आ सकता है? S3 केवल यहीं आ सकता है क्योंकि इसके S2 के पास में तो S3 नहीं आ सकता है ना, S3 यहीं आ सकता है। फिर S5, तो S5 आ जाएगा यहां पे, ये भी करेक्ट है। अब S1 S2 यहां आया, अब S3 को मैं कहां बिठाऊं? तो S3 को मैं यहां बिठा दूं, यदि S3 को यहां बिठा दूं, S3 को यदि मैं यहां बिठा दूं, तो यार S4 और S5 को इन दोनों जगह पर ही बिठाना पड़ेगा और दोनों पास पास हो जाएंगे। पॉसिबल नहीं है, मतलब S3 यहां रख नहीं सकता मैं। यहां पर यदि मैं S3 को यहां लेता हूं तो S4 इन दोनों जगह में से एक ना कहीं तो आएगा ही आएगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। मतलब केवल ये 2 केस ही पॉसिबल है। S1 से शुरू करके केवल ये 2 केस ही पॉसिबल है। यदि S1 के लिए 2 केस पॉसिबल है, 2 केस हो गए, इसके लिए 2 केस हो गए, तो S5 के लिए भी 2 केस होंगे, अपन करके देख लेंगे। ऐसा के ऐसा ही आप S5 के लिए करके देख सकते हैं, ऐसा के ऐसा ही आप S5 के लिए चेक कर सकते हैं कि मैंने यहां रखा S5, तो S4 यहां आ सकता है, यहां आ सकता है और यहां आ सकता है, और S5 को मैंने शुरू किया तो S5, अब देखो S4 यहां आया तो 3 आया, S3 यहां नहीं आएगा, S3 यहां आएगा। S3 आया है तो S2 यहां आ जाएगा और S1 यहां आ जाएगा, ये हो जाएगा। S4 है तो S3 इन दोनों के पास यहां नहीं आ सकता, S3 यहां आएगा, तो S2 यहां आ जाएगा और S1 यहां आ जाएगा। ये केस पॉसिबल नहीं है क्योंकि मान लो मैं इसमें S3 को यहां रखता हूं तो मुझे यहां पर S2 और S1 दोनों को जमाना पड़ेगा, पास पास हो जाएंगे। S3 को मैं यहां रखता हूं तो मुझे S2 इन दोनों में से एक जगह रखना पड़ेगा, पास पास हो जाएगा। मतलब मेरे पास जो S1 के केस आए हैं वही S5 के केस आए हैं। अब S2 के लिए बात करूं, S2 इसके केस भी कितने बने? तो इसके केस भी 2 बने। अब S2 के लिए बात करूं कि S2 को मैंने पहले स्थान पर बिठाया, S2 को अब मैंने पहले स्थान पर बिठाया। अब देखता हूं क्या क्या केस बन सकते हैं। तो S1 यहां नहीं आ सकता, S1 यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है S1। अब S3 जो है, S3 यहां नहीं आ सकता, S3 यहां नहीं आ सकता। अच्छा, इसके 2 केस, तो S3 कहां आ सकता है? S3 यहां पर भी आ सकता है और S3 यहां पर भी आ सकता है, S3 यहां पर भी आ सकता है। देखो S1 यहां पर ऐसा बिठाया ना, तो S3 यहां पर भी आ सकता है, मतलब एक केस और बनाना पड़ेगा। S2 है, S1 को मैंने यहां बिठाया तो S3 में यहां भी रख सकता हूं। अब S3 यहां रखा तो S4 यहां तो रखूंगा नहीं, S4 यहां आ जाएगा और S5, ये भी करेक्ट। ऐसा ही यहां पर S2 है तो S3 में कहां रख सकता हूं? अभी इसी में देखो, S3 यहां रखा तो S5 यहां आ जाएगा और S4 यहां आ जाएगा, ये भी करेक्ट है, अब यहां पे देखें, ये S1 रखा, अब S3 यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, तो S4 यहां आ जाएगा और S5 यहां आ जाएगा, और S3 को यदि मैं यहां रखता हूं तो S3 S4 S5 पास पास में आ जाएंगे। देख लो आप सिचुएशन, ये भी हो गया। अच्छा, यहां पर अब देखो S3 में यहां रखूं
तो भी S4 S5 यहां रखना पड़ेगा, यहां तो रख ही नहीं सकता। सोचो जरा, मान लो मैंने S3 यहां रखा, तो S4 को दोनों में से कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा ना, पास में हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। S3 यहां रखा तो मुझे S4 S5 यहां रखना पड़ेगा, ये भी नहीं हो पाएगा, मतलब ये बीच वाला केस भी पॉसिबल नहीं है। तो कितने केस हो गए बेटा? तो 3 केस हो गए। ध्यान से देखोगे तो तीनों केस आप आराम से निकाल लोगे। ये केस हो गए 3। इसी प्रकार S4 के लिए भी 3 केस हो जाएंगे। ये आप खुद करके देखना, प्रैक्टिस बनेगी। S4 के लिए भी 3 केस हो जाएंगे, जैसा S2 के लिए हुए हैं 3 केस, S4 के लिए भी 3 केस हो जाएंगे। जैसे मैंने 2 का बताया, इसका आप देखना। अब देखते हैं हम S3 की बात। S3 रखा यहां पे, S3 में S1 या S2, S1 है जैसे, तो S1 को मैं यहां रख सकता हूं, S1 को यहां रख सकता हूं, तो S1 को यहां रख सकता हूं, तो S2 रखूंगा यहां पर, S4 रखूंगा यहां पर, और S5 आएगा यहां पर। ये एक केस बन जाएगा। फिर S3, अब मैं S1 को यहां रख सकता हूं, तो S1 को यहां रखता हूं, S1 को यहां रखता हूं, तो देखो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मैं S2 यहां भी नहीं रख पाऊंगा, S2 यहां भी नहीं रख पाऊंगा, और S2 यहां भी नहीं रख पाऊंगा। मतलब ये तो संभव नहीं है, ये तो संभव नहीं है। फिर मैं S1 को रखता हूं यहां पे, S1 को रखता हूं यहां पे, तो S2 यहां आ सकता है एक बार, है ना, S2 यहां भी आ सकता है, S2 यहां भी आ सकता है, S2 यहां भी आ सकता है ना, S2 S1 यहां पर आ सकता है। अच्छा, S1 यहां पर शुरू में भी आ सकता है ना, मुझे S2 से देखना था। देखो S3 है, मैंने यहां रखा S2, तो ये तो बराबर है, ये तो बराबर है। S2 की ये सिचुएशन तो मैं ले नहीं सकता, S2 की, चलो पहले मैंने ये वाली सिचुएशन ली, ये वाली सिचुएशन ली, S2 यहां आया तो S4 यहां आ गया, और S5 ये भी करेक्ट हो गया। फिर एक बार और, ये है S3, ये लिया मैंने, S2 यहां लिया, S2 यहां लिया, तो S1 तो यहां पर ही आएगा, ये तो एक ही केस बना, ये तो एक ही केस बना, है ना। फिर मैं S2 को और कहां पे लिख सकता हूं, S2 को यहां ले सकता हूं, S2 को यहां ले सकता हूं, तो S1 आएगा यहां पे, ये होगा S4 और S5। ऐसे ही एक केस और बन सकता है कि S3 को और S2 को यहीं पे ले लूं, ये S1, तो ये S5 और S4, 2 केस हो सकते हैं। कितने केस बने? 4। तो टोटल कितने हो गए? टोटल कितने हो गए? कुल केस कितने हो गए? कुल केस कितने हो गए? 2 + 3 + 4 + 3 + 2 और अपॉन में 120। तो ये कितना हुआ? 14/120, मतलब 7/60। तो टोटल केस हो गए 7/60। बेटा बहुत आसानी से इस बात को आप लिख सकते हो, पर हाँ थोड़ा सा केस बनाना पड़ेंगे आपको। वो केस ढूंढना है, वो केस ढूंढना है जब S1 S2 के, S2 S3 के, S3 S4 और S4 S5 के पास में नहीं हो। तो आपने देखो ना कैसे कैसे चेक कैसे करना है, चेक कैसे करना। जब S1 को यहां लिखा है तो S2 की 3 सिचुएशन पे विचार करो, 1, 2 और 3, और तीसरा वाला केस बन नहीं रहा है। S2 की 3 सिचुएशन पे विचार करो, है ना, 1, 2 और 3। S2 के लिए S1 और S3 तीनों की सिचुएशन पे विचार करो। ये कितना? ये 5 है। और ऐसे ही S3 की सिचुएशन पे विचार करो, आराम से आपको मिलेगा। कितने हो गए? 14 केस हो गए। क्या आंसर आया? 14/120। अब आगे देखें, माना समुच्चय X में मॉड X अवयवों की संख्या है। मॉड X को बोला है अवयवों की संख्या, ठीक है। S एक प्रतिदर्श समष्टि है, S दिया है 1 2 3 4 5 और 6। प्रत्येक अवयव समप्रायिक है, मतलब एक सम संतुलित पासे जैसा है। 1 2 3 4 5 6 सब एक साथ एक जैसा आना है, समप्रायिक है। एस से संबद्ध घटनाएं
ए और बी परस्पर स्वतंत्र है, परस्पर स्वतंत्र है मतलब ए और बी, इसमें दो घटनाएं हैं, एक घटना ए है, इनमें से कुछ भी है ना, कुछ भी इसमें से लिया जाएगा ना, 1 2 3 ले लिया, 3 4 कुछ भी ले लिया, ए और बी दो घटनाएं, ए और बी दो घटनाएं, ए और बी जैसे में ले लिया 1 2 4 और इसमें ले लिया 2 3, ऐसी ए और बी दो घटना परस्पर स्वतंत्र है। स्वतंत्र है का मतलब होता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी है, पी ए इंटू पी बी है, स्वतंत्र है मतलब है पी ए इंटू पी बी है। अब क्या है, अब क्या है, ये संख्या है, मॉड लिखा है मतलब क्या है, संख्या है कि बी के अवयव, बी में अवयव कम से कम एक तो होना ही चाहिए, कि यही कहने का मतलब है। कहने का मतलब क्या है कि बी में कम से कम एक या एक से ज्यादा अवयव होना चाहिए, और जो ए के अवयव हैं, ए के अवयव बी से ज्यादा होना चाहिए। तो अपन अवयव मान लेते हैं, अवयव मान लेते हैं, अपन ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं कि एन ए के अवयव हैं मान लो अल्फा, और बी के अवयव हैं बीटा, है ना। अच्छा बीटा, अल्फा जो है, अल्फा जो है वो क्या है, अल्फा बीटा से ज्यादा है, अल्फा जो है वो बीटा से ज्यादा है, और ये बीटा जो है वो कम से कम 1 है, ये अल्फा है, ये बीटा है, मैंने मॉड के बजाय ये ले लिया, है ना। अच्छा इंटरसेक्शन भी है, एन ए इंटरसेक्शन बी माने कॉमन अवयव जो है, कॉमन भी हो सकते हैं 1, इसमें भी आ सकता है 1, उसको मैंने मान लिया x। ये है प्रायिकता का फॉर्मूला, है ना। कब, जब स्वतंत्र घटना है। देखो पहले पूरी बात अपन ने समझ, एक बार फिर से क्वेश्चन समझ लो। एक समुच्चय x है ना, x में मॉड x अवयवों की संख्या से प्रदर्शित है। s एक पास से वाली बात है, 1 2 3 4 5 6 से प्रतिदर्श समष्टि है, समप्रायिक है हर एक। s से दो घटनाएं हैं a और b, a और b दो घटनाएं, इनमें से a लेकर a और b दो घटनाएं बनाई जा रही है। स्वतंत्र है परस्पर मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी है। इसके अवयव मतलब ए के अवयव जो हैं वो ज्यादा हैं, ए के अवयव मैंने मान लिया अल्फा, मतलब अल्फा ज्यादा है, और बी के जो अवयव है वो 1 या 1 से ज्यादा है लेकिन ए से कम है। दोनों का मैंने कॉमन मान लिया x। तो देखो प्रायिकता कैसे निकालते हैं, x बटे 6, ये अल्फा बटे 6 और ये बीटा बटे 6, एक 6 कैंसल, मतलब 6x बराबर अल्फा बीटा। और अल्फा बीटा की दो सिचुएशन, एक तो 6x बराबर अल्फा बीटा, एक तो 6x बराबर अल्फा बीटा। अब मुझे अल्फा और बीटा सर्च करना है, अल्फा और बीटा ढूंढना। एक तो ऐसा है और एक ऐसा है कि 1 से बड़ा है बीटा और अल्फा से छोटा है, ये दूसरी सिचुएशन है। इस हिसाब से मुझे अब अल्फा और बीटा देखना है। अल्फा और बीटा क्या क्या हो सकते हैं, 6 से ज्यादा नहीं हो सकते, 1 से कम नहीं हो सकता, है ना। अब मैं ले लेता हूं यहां पर x, देखो कॉमन भी होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, स्वतंत्र घटना की बात कर रहे हैं। तो पहली सिचुएशन देखी मैंने x बराबर 1, x बराबर 0 तो हो नहीं पाएगा, 0 हुआ तो फिर ये भी 0 हो जाएगा, जबकि इसमें बोला कम से कम एक अवयव तो होना चाहिए। तो x बराबर 1 लिया, x बराबर 1 लिया, मतलब अल्फा बीटा ऐसे लेना है कि 6 लेना है, और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि अल्फा बड़ा हो बीटा छोटा हो और बीटा कम से कम 1 हो। तो अब देखना है अल्फा बीटा, तो ऐसा ले सकता हूं मैं, इसको मैं ऐसे ले सकता हूं, इसको मैं एक तो ले सकता हूं 6 1, अल्फा 6 और बीटा 1, या मैं ले सकता हूं 3 2, अल्फा 3 और बीटा 2, और कुछ ले सकता हूं क्या भाई, 1 2 3 4 5 6, या तो 3 ले सकते हैं या 4 ले सकते हैं या 6 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं या तो सिर्फ 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 अंक ले सकते हैं, 5 अंक ले सकते हैं। बेटा ये 6 इसका 6 नहीं है, 6 लिए मैंने इसके अंदर ए में, अल्फा का 6 का मतलब इसमें 6 की 6 ले लिए, इसका मतलब ये। और बीटा 1 मतलब इसमें केवल या तो 1 लिया या केवल 2 लिया, ऐसा। ठीक बात। अच्छा फिर हो सकता है x2, अच्छा होना जरूरी है कि अल्फा बीटा 6 आए क्योंकि स्वतंत्र घटना है, परस्पर स्वतंत्र है। चलो x मान लो 2 हुआ, तो अब मुझे अल्फा बीटा का सिलेक्शन करना है 12 जैसा, और देखना है। अच्छा इसमें बोले 2 3 भी हो सकता, 2 3 नहीं हो सकता भाई, अल्फा ज्यादा बीटा कम होना चाहिए। तो 12 कब कब हो सकता है, 12 हो सकता है 6 2 पे, दूसरा हो सकता है 4 3 पे।
स्वतंत्र घटना के लिए 4 3, बस इसके अलावा और देख लो आप, कुछ भी सोचो भाई, उल्टा तो लेना मत क्योंकि अल्फा बड़ा चाहिए आपको, है ना। फिर एक्स हो सकता है 3, तो 3 कब हो सकता है, अल्फा बीटा होगा 18, अल्फा बीटा होगा 18, 18 तो केवल एक ही केस हो सकता है 6 3, 7 तो जाएगा ही नहीं ना, 8 9 2 तो 9 तो 6 के बाहर चला जाएगा भाई, 6 3 ऐसा ही हो सकता है कि अल्फा 6 हो और बीटा 3 हो। अच्छा फिर 1 से 4 तो अल्फा बीटा होना चाहिए, अल्फा बीटा होना चाहिए 4 6 24 24 24 तो कब होगा 6 4 पे, 6 4, 6 4 के अलावा और कोई अल्फा बीटा ऐसे नहीं ले सकते। इनमें से 2 अंक, इसमें से 2 नंबर ढूंढो जिनका गुणनफल 24 आए, इनमें से 2 संख्या ढूंढो जिनका गुणनफल 6 आए, और अल्फा बड़ा होना चाहिए बीटा छोटा होना चाहिए। तो 6 1 3 2 6 आ गए, 12 के लिए भी है, 18 के लिए केवल 6 और 3 ही मिल रहे हैं, और 24 के लिए भी 6 3 मिल रहे हैं, ये 6x है। और जब x बराबर 4 ले रहा हूं तो अल्फा बीटा आ रहा है 30, ये भी मिल रहा है 6 5 6 5, और x बराबर ये 5 लिया ना, x बराबर कितना लिया मैंने 5 लिया है, और 6 में यदि लेता हूं तो 36, तब तो वो तो तभी बन सकता है जब इसमें भी 6 और इसमें भी 6 हो। तो ये केसेस हो सकते हैं। हमें बोला है a और b के क्रमित युग्म। अब इसमें a कितना है, तो इसमें a जैसे 6 बोला है ना, 6 बोला है ना, अल्फा बीटा 6, तो a लिया है 1 2 3 4। देखना इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास क्या क्या आ गए, पहले तो अल्फा बीटा क्या क्या आ गए, तो अल्फा बीटा मेरे पास, अल्फा बीटा एक तो ऐसे आ गए 6 1 6 2 6 3 6 4 और 6 5। एक बार अल्फा बीटा मेरे पास आ गए, 3 2 भी आया है एक बार, और एक बार है ना। इस समय x कितना है, x कितना है, इसमें 1 है, इसमें x कितना है, इसमें भी x 1 है, और एक और नहीं, x 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, भाई इसमें तो सारे हैं, इसमें तो सारे हैं, है ना। ये x, इसमें x 1 है तो ऐसा है, x 2 है तो ऐसा है, x 3 के लिए है, x 4 के लिए है, x 5 के लिए है। ये ऐसे अल्फा बीटा के ये रिजल्ट 6 वाले एक साथ लिख लिए, 3 2 हैं, और x बराबर 2 के लिए एक रिजल्ट और देखा अपन ने 4 3। इसमें 2 कॉमन है, देख लो यहां पर, देख लिया अपन ने, कॉमन वाले हैं, ये कॉमन 2 है, 2 कॉमन है इसमें, मतलब 2 ए में भी है और बी में भी है। कॉमन का मतलब एक जो है दोनों में है, एक कॉमन है, यहां एक कॉमन है, उभयनिष्ठ है, मतलब इसमें भी है इसमें भी। देखो जरा अभी यहां पर ये क्या बने, ये एलिमेंट है, ये अवयवों की संख्या है, अवयवों की संख्या है। अब देखो मैं इसके क्रमित युग्म आपको समझाता हूं। जैसे a है 6, a ये रहा 1 2 3 4 5 और 6। अब b के साथ इसका क्रमित युग्म बनाना, b क्या हो सकता है, b है सिंगल 1 डिजिट, तो b 1 भी हो सकता है, b 2 भी हो सकता है, b 3 भी हो सकता है, b 4 भी हो सकता है, और b 5 भी हो सकता है, और b 6 भी हो सकता है। ये सारे हो सकते हैं। b में एक एलिमेंट है, a में 6 एलिमेंट है, तो वो एक ही है, वो तो मतलब यहां तो 6 की 6 एलिमेंट लिए, मतलब इसका जो देखा जाए, इसका देखा जाए तो कुल समुच्चय इसमें कितने हो सकते हैं, इसमें कितने हो सकते हैं, तो इसमें हो सकते हैं 6, मतलब ये तो 1, 6 की 6 लिया, 6 में से एक लेना है अब, तो ये इसके क्रमित युग्मों की संख्या आ गई। ये क्या आ गए, क्रमित युग्म आएंगे भाई, क्रमित युग्म ए बी ए बी ए बी ए बी, 6 क्रमित युग्म आएंगे। इसमें लिया तो 6, मतलब ये 6 की 6 लिए, 2 मतलब कॉमन वही 2 हैं, तो 6C2, 2 ही कॉमन आएंगे, दोनों कॉमन ही रहेंगे, 1 2 ले लो, 2 4 ले लो, जितने ले सकते हैं सब ले सकते हैं, मतलब फिर ये कितना होगा 1, 6 की 6 एलिमेंट लेना तो वो तो एक ही बनेगा, 6 की 6 लेकर बनाओगे आप समुच्चय तो एक ही बनेगा 1 2 3 4, पर 6 में से 3 लेके बनाओगे तो 6C3 बनेंगे। ये होंगे आपके क्रमित युग्म, इतने क्रमित युग्म होंगे। ये 6 की 6 लेना है, और यहां 6 में से 4 और यहां 6 में से 5, तो इनका जोड़ कर दो, जोड़ कर दो तो ये होगा, देखो यार 6C0 6C6 गायब है, या मैं सीधे ही लिख दूं 6 और 15 20 15 और 6 ऐसा हो गया, तो ये टोटल कितना हुआ
15 15 30 और ये 50 और 12, 50 और 12 मतलब 62 तो होगा ही ये। अब यहां पे बात करें, यहां पे बात करें, इसकी बात करें, इसमें बात करें तो क्या होगा, अल्फा 3, अब सपोज करो ए है, ए के 3 एलिमेंट है, वो ले लिए 1 2 3, 1 2 3, मतलब इसका मैं बनाता जाता हूं, मतलब 6C1 6C3, 3 एलिमेंट ले लिए, ए का सिलेक्शन किया, अल्फा मतलब 3 एलिमेंट ले लिए, अब उसमें एक कॉमन है, मतलब अब बी में लेना है, अब बी में लेना है, तो बी में इनमें से कोई एक ना एक पहले तो लेना है ना, और टोटल थे इतने, अब इसमें से अपन ने कौन सा 1 2 3 ले लिया, इनमें से एक एलिमेंट बी में सपोज करो 1 रख लिया, अब दूसरा एलिमेंट इन 3 में से लाना है, तो 3C1, तो ये कितना हुआ, तो ये हुआ 20 इंटू 9, मतलब ये हो गया 180। अब ऐसा ही इसको देखें, अल्फा 4 लेना है तो 6C4, ये तो मैंने ए ले लिया, ए सपोज करो मैंने 1 3 5 और 6 ले लिया, अब 2 कॉमन चाहिए, मतलब इन 4 में से 2 को लिया, मतलब जो बी लूंगा उसमें इन 4 में से किसी 2 को पहले ले लूंगा। अब देखो ये 1 3 5 7 के बाद जो बचे दो बचे ना, वो 2 में से फिर एक और मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि 3 लेना है यहां, तो ये भी कितना हो जाएगा 15 6 और 2 30, और ये कितना हुआ 90 180। तो क्रमित युग्म कुल कितने हो गए, तो कुल क्रमित युग्म यही लिख देता हूं, कुल क्रमित युग्म 62 प्लस 180 प्लस 180, 360 और 60 एक 422, 420 टोटल क्रमित युग्म बनेंगे। बच्चे यहां पर जाके छोड़ देते, इसके आगे ये वाली बात समझना बहुत जरूरी है कि ए में लिए 6 पूरे एलिमेंट, बी में कितने ले सकते हैं, बी में 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, पर कॉमन भी देखना पड़ेगा, यदि 6 की 6 लिए तो जितने ले जाएंगे उतने ही कॉमन आएंगे, उतने ये सारे क्रमित युग्म बनेंगे, ये इनके लिए और ये इसके लिए। पूरा क्वेश्चन आप हो सके तो इसको 1 से 2 बार रिपीट करना क्वेश्चन को, और आराम से समझना, आराम से समझना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। अब एक अच्छा सवाल, एक 2019 का एक क्वेश्चन और, पर ये एवरेज सिंपल, मतलब इतना ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, ये इतना ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। इस क्वेश्चन को अपन और देखते हैं, इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं, है ना, ध्यान से देखेंगे। समुच्चय 01 2019 का क्वेश्चन, 2019 का क्वेश्चन, समुच्चय 01 से लिए गए अवयवों से 3x3 का मैट्रिक्स बनाना है। अच्छा, 01 से 3x3 का मैट्रिक्स बनाना है, वो प्रतिदर्श समष्टि S है। अपन देखें पहले इसी लाइन को समझे। समुच्चय 01 के लिए गए अवयवों से 3x3 का मैट्रिक्स बनाना समष्टि S है, मतलब देखो एक मैट्रिक्स बनाया हमने, है ना, मैट्रिक्स बनाया 3x3 का, 3x3 का। अब हर एक जगह पर क्या आ सकता है, 0 या 1, मतलब हर एक के लिए 2 ऑप्शन। तो कुल तो अपन देख लें तो टोटल तो बन सकते हैं 2, यहां पे 0 1, यहां भी 0 1, यहां भी 0 1, तो 2 की पावर 9। कुल मैट्रिक्स की संख्या, कुल अवयवों की संख्या 2 की पावर 9 है। ठीक है, यहां तक तो मतलब मैं आपको यह बता रहा हूं, 01 से 3x3 का मैट्रिक्स बनाओगे तो कितने मैट्रिक्स बनेंगे, तो 2 की पावर 9 मैट्रिक्स बनेंगे। 9 प्लेस है और हर प्लेस के लिए 2 जगह हैं, तो 2 2 2 2 2 की पावर 9 इतने मैट्रिक्स बन सकते हैं। आगे अब देखते हैं घटनाएं, अब देखते हैं E1 और E2 2 घटनाएं हैं। E1 क्या है, E1 क्या है, E1 घटना क्या है, E1 है कि ऐसे मैट्रिक्स S, मतलब S में से ये टोटल, इसको मैं S बोल देता हूं, इसको मैं S बोल देता हूं, सारे मैट्रिक्स बने हैं जितने पॉसिबल है सब लिखे हैं मैंने। A है, S में इनमें से कोई है, पर ऐसे वाले हैं जिनमें डिटर्मिनेंट A जो है वो 0 है, एक तो ऐसा है। वो मैट्रिक्स ढूंढना जिनमें डिटर्मिनेंट A 0 है। और E2 क्या है,
E2 है, E2 है, E2 है, ऐसे मैट्रिक्स हैं, एस में से ऐसे हैं जिनमें ए के अवयवों का योग, ए के अवयवों का योग 7 है। ठीक है भाई, ये भी देख लेते हैं, अवयवों का योग 7 है, 7 है। अब एक कोई मैट्रिक्स चुना जाता है ना, P(E1/E2) निकालना है, E1/E2 निकालना है। PA/B का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होगा, मतलब PE1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन PE2, यही होगा, यही होगा, PE1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन PE2। मतलब इसका मतलब क्या कि ये भी हो और ये भी हो, मतलब डिटर्मिनेंट है 0 भी हो और अवयवों का योग 7 भी हो। और इसका मतलब क्या, अवयवों का योग 7 हो। तो पहले 7 वाली बात करें, है ना। 7 के लिए, इसके लिए 7 1 होना जरूरी है और 2 0 होना जरूरी है, तभी बनेगा 7, है ना। और इसके कुल क्रमचय क्या होंगे, कुल अवयव क्या बनेंगे, मतलब मैं ऐसा बोलूं कि n E2 कितने होंगे, तो 7 ये हैं, इनमें जमाना अपने को 9 जगह पर जमाना है इनको, तो फैक्टोरियल 9 और अपन जो रिपीट हो रहे हैं फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 2। मतलब E2 की प्रायिकता मेरे पास कितनी आ गई, E2 की प्रायिकता आ गई है फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 2 और होल डिवाइडेड बाय 2 की पावर 9। ये हो गई PE2, ये हो गया PE2, E1 इंटरसेक्शन E2। तो देखो यार कैसे कैसे मैट्रिक्स बन सकते हैं E2 के। ये एक तो ऐसा बन सकता है कि 3 जो हैं वो इस तरह से हो, है ना। एक ऑप्शन ऐसा हो सकता है कि 3 1 1 1 7 होना चाहिए, 7 ऐसे हो, 2 0 एक पंक्ति है एक स्तंभ में हो। और एक ऐसा हो सकता है, एक ऐसा हो सकता है कि 1 1 1 हो, 1 0 1 हो और 1 1 0 हो, मतलब एक आगे पीछे हो। 3 ये ऐसे टाइप हो सकते हैं। जब दो पंक्तियां, दो स्तंभ 1 1 1 हो या दो पंक्तियां स्तंभ, इसमें डिटर्मिनेंट है कितना होगा, इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, इसका डिटर्मिनेंट भी 0 होगा, लेकिन इसका डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसमें देखो आप निकालेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट कुछ ना कुछ निकलेगा। इसको सॉल्व करेंगे, 1 आएगा, 1 आएगा, -1 आएगा, -1 और फिर 0 -1 आएगा, +1 और 1 आएगा, टोटल कितना बनेगा, ये 1 आ जाएगा। मतलब इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। तो डिटर्मिनेंट 0 कब कब हो रहे हैं, डिटर्मिनेंट 0 तब हो रहे हैं जब 1 1 1 जो है दो पंक्ति या दो स्तंभों में हो जाए। यदि ऐसा है, ऐसा है तो इसमें क्या हो जाएगा, n E1 इंटरसेक्शन E2 के लिए क्या हो जाएगा। तो देखो ये तो दो तो पंक्तियां जमी हुई है, इस पंक्ति को जमाना, इन 3 अवयवों को आगे पीछे कर सकते हैं कैसे, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2, इनको आगे पीछे जमा सकते हैं। अब ऐसा इस स्तंभ के साथ भी हो सकता है, यही इस स्तंभ के साथ भी हो सकता है, मतलब 3 जगह पर हो सकता है, ऐसे 3 पंक्तियों में भी हो सकता है। तो इंटू 6, देखो जरा, 2 पंक्तियों में 1 1 1 आ गया, तो तीसरी पंक्ति में 1 0 1 होगा, 1 0 0 1 होगा, उसको अरेंज कर सकते हैं हम फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 तरीके से। अब ये सिचुएशन हर पंक्ति के लिए और हर स्तंभ के लिए हो सकती है, मतलब 6 जगह की ऐसी सिचुएशन हो सकती है। इस समय डिटर्मिनेंट ए भी 0 आएगा और योग भी जो है वो 7 आएगा। तो इसका मतलब P E1 इंटरसेक्शन E2 कितना हुआ, तो ये हुआ 6 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 अपॉन 2 की पावर 9। इसका हमें डिवाइड करना है, मतलब ऊपर ये लेना है 6 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 और ये फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 2। सॉल्व कर लो इसको, ये हो जाएगा 6 इंटू 3, ये हो जाएगा 9 इंटू 8, 7 गया, 2 यहां पर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो 2 से ये 4, 3 से ये 3
और 2 मतलब 1/2 0.5 हो जाएगा। क्या रिजल्ट आ जाएगा इसका? तो 0.5 इसका रिजल्ट आ जाएगा। 0.5 इसका रिजल्ट आ जाएगा। 0.5 इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है भाई, 0.5 इसका रिजल्ट आ जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जेई एडवांस 2020 का क्वेश्चन है। ये कौन सा था? ये 19 के 2 क्वेश्चन थे। जेई 2020 का एक क्वेश्चन है। 2 समसंतुलित पासे एक साथ तब तक उछाला जाता है जब तक कि पासों पर अंकों का योग अभाज्य संख्या देखो, 2 पासे हैं तो वैसे तो टोटल जो है वो 36 बनते हैं। 1 1 1 2 से लेकर 6 6 तक बनते हैं, है ना। 2 पासों को फेंका तब तक उछला, अंकों का योग मतलब 2 पासों को फेंका, अंक उनके ऊपर आ गए, उनका योग देखा। और योग क्या होना चाहिए? योग कब तक फेंका? जब तक अभाज्य संख्या नहीं आ जाए। मतलब अभाज्य संख्या कैसे आ सकती है? अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? देखो 2 से लेके 2 जो योग क्या क्या आ सकता है? योग आने के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं? तो योग आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 8 9 10 11 और 12। योग 12 तक आ सकता है 2 पासे फेंकते हैं तो, है ना। अभाज्य संख्या तो अभाज्य संख्या क्या क्या हो गई? तो अभाज्य संख्या इसमें है 2 3 और 5 और 7 8 9 10 तो नहीं है, और 11 है। ये 2 कब आ सकता है? 1 1 पे आ सकता है। 3 कब आ सकता है? 1 2 2 1 पे आ सकता है। 5 कब आ सकता है? तो 1 4 1 4 और 2 3 3 2 और 4 1 ऐसा आ सकता है। 7 कब आ सकता है? तो 1 6 2 5 और 3 4 4 3 5 2 और 6 1 ऐसा आ सकता है। और 11 कब आ सकता है? तो 5 6 और 6 5 आ सकता है ना। तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है? अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या योग अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? मैं इसको बोल देता हूं P प्राइम नंबर आने की प्रायिकता। प्राइम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और 6 13 और 2 15। अच्छा, फिर दूसरा क्या बोला है? पूर्ण वर्ग आ जाए। पूर्ण वर्ग हो सकता है 4 और 9। पूर्ण वर्ग 2 ही हो सकते हैं, या तो 4 या फिर 9। 4 कब आ सकता है? 1 3 2 2 और 3 1। 9 कब आ सकता है? 9 कब आ सकता है? तो 3 6 4 5 5 4 और 6 3। तो ये हो सकता है पूर्ण वर्ग। स्क्वायर आने की प्रायिकता हो सकती है कितना है? 1 2 7/36। तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता 15/36 और पूर्ण वर्ग आने की प्रायिकता 7/36, है ना। अब यह दोनों बातें हो गई। अब मतलब हमने 2 पासे फेंके और उनका जोड़ अभाज्य संख्या आ गया, या उनका जोड़ पूर्ण वर्ग आ गया। मतलब या तो 2 3, देखो इनमें कॉमन कुछ नहीं है, या तो 2 3 5 7 11 आ जाए, या 4 और 9 आ जाए, तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। तब तक उछाला जाएगा, है ना, हमारा खेल खत्म हो जाएगा। अच्छा, यदि इन दोनों में से कुछ भी नहीं आया, मतलब न अभाज्य संख्या
ना ही पूर्ण वर्ग आए तो प्रायिकता क्या होगी, मतलब ना तो अभाज्य संख्या है ना, और ना ही पूर्ण वर्ग, दोनों ही नहीं आए, ये भी नहीं आए, ये भी नहीं आए। 15 और 7 22 है टोटल ये, और 36 में से 22 घटाता हूं तो 14 बचे, तो रिमेनिंग आया 14/36, रिमेनिंग आया 14/36। अब गेम शुरू करते हैं, यदि अभाज्य संख्या से पहले पूर्ण वर्ग आता है, अभाज्य संख्या से पहले पूर्ण वर्ग आता है, मतलब अभाज्य संख्या से पहले पूर्ण वर्ग आता है, ये घटना है E1 कि अभाज्य संख्या से पहले पूर्ण वर्ग आता है। तो देखो अभाज्य संख्या भी आया तो गेम खत्म हो जाएगा। तो पहली बार में ही मान लो अभाज्य संख्या आ गई, अभाज्य संख्या से पहले पहली बार में पूर्ण वर्ग आ गया, मतलब 7/36 हो गया, तो काम खत्म हो गया। या फिर अब क्या बोला है कि पूर्ण वर्ग आए, अभाज्य संख्या से पहले पूर्ण वर्ग आए, हमने पहली बार में ही फेंका और जोड़ या तो 4 मिला या फिर कितना मिला, 9 मिला। ऐसी घटनाएं 7 है तो 7/36। या फिर क्या हुआ कि ना तो अभाज्य संख्या आई ना ही पूर्ण वर्ग आया, मतलब 14/36। पहली बार में ये दोनों ने केस नहीं आए, ये भी नहीं आया और ये भी नहीं आया, और दूसरी बार में पूर्ण वर्ग आ गया। या फिर पहली बार में भी अभाज्य संख्या और पूर्ण वर्ग नहीं आया, दूसरी बार में भी अभाज्य संख्या और पूर्ण वर्ग नहीं आया, और फिर पूर्ण वर्ग आ गया, क्योंकि हमें प्रायिकता पूर्ण वर्ग की चाहिए। तो इसकी प्रायिकता हो गई 7/36 और अपॉन 1 - 14/36, मतलब 7/22। ये हो गया अपना पूर्ण वर्ग आने की प्रायिकता, पूर्ण वर्ग अभाज्य संख्या से पहले आने की प्रायिकता। अब क्या बोला है कि पूर्ण वर्ग तो आता है, ये तो दिया है, ये तो गिवन है, और अब क्या बोला है उसके विषम होने की प्रायिकता, मतलब विषम होने की प्रायिकता, मतलब देखो पूर्ण वर्ग तो आया उसमें से विषम, मतलब मैं ऐसा बोलूं कि Pe2/Pe1, E2 मतलब पूर्ण वर्ग विषम आना, E2 मतलब क्या बोल देता हूं मैं, E2 मतलब पूर्ण वर्ग विषम आना, मतलब केवल ये 4 केस आना है ना, और इसको हम ऐसा बोलेंगे Pe2 इंटरसेक्शन E1। अब दोनों का इंटरसेक्शन क्या हुआ, ध्यान से यदि आप समझोगे तो पूर्ण वर्ग आया, देखो E1 मतलब पूर्ण वर्ग आया, E2 मतलब पूर्ण वर्ग विषम आया, पूर्ण वर्ग आया, और E1 मतलब पूर्ण वर्ग और E2 मतलब पूर्ण वर्ग विषम, दोनों का कॉमन लेंगे तो E2 पूर्ण वर्ग विषम, मतलब इसकी प्रायिकता हो जाएगी Pe2 ही हो जाएगा। ये तो Pe2 आ गया, मतलब पूर्ण वर्ग आ गया, तो हो गई ना बात, दोनों में कॉमन तो यही है ना, इसमें और इसमें, इस पूरे में और इसमें कॉमन तो यही है ना, तो इसकी प्रायिकता हो गई। इसकी प्रायिकता Pe2 कैसे निकालेंगे, Pe2 तो पहली बार में ही पूर्ण वर्ग आया और वो भी विषम आया, मतलब 4/36। फिर पहली बार में ना पूर्ण वर्ग आया ना अभाज्य संख्या आई, और दूसरी बार फेंका और फिर पूर्ण वर्ग आया, वो भी विषम आया। फिर पहली बार में पूर्ण वर्ग भी नहीं आया, अभाज्य संख्या भी नहीं आई, पूर्ण वर्ग भी नहीं आया, अभाज्य संख्या भी नहीं है, फिर पूर्ण वर्ग आया, वो भी विषम आया। तो ये कितना हुआ, तो 4/36 बटे 1 - 14/36, मतलब 4/22। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसका मान क्या हो गया, 4/22 और अपॉन 7/22, मतलब 4/7। ये इसका आंसर आया, ध्यान से देखो यार, ये दोनों नहीं आना चाहिए, ये दोनों में से कुछ भी आ गया गेम खत्म हो जाएगा। अब बोला ये है कि गेम कैसे खत्म हुआ है, कि अभाज्य संख्या नहीं पहले पूर्ण वर्ग आ गया, तो पूर्ण वर्ग कैसे आया होगा, तो वो इसकी प्रायिकता। अब इसमें पूर्ण वर्ग वो भी कौन सा विषम वाला पूर्ण वर्ग आया, तो उसके लिए ये केस होगा, इसमें इसको डिवाइड किया, 4/7 निकालना 14p, तो 14 × 4/7 मतलब 8। तो आंसर कितना आ गया बेटा, तो आंसर आ गया इसका 8, इसका आंसर आ गया 8। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर प्रायिकता के करवा दिए हैं,
आगे आप प्रैक्टिस खुद कर सकते हैं। तो आज मैंने जितना आपको मैं बताए हैं क्वेश्चन, इसके आधार पर आप प्रायिकता की तैयारी करो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल। जय हिंद।